हाँ, जय हिंद। जय हिंद सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और या आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आपने कॉल किया है हमें। हाँ जी। आ, मेरे साथ यहाँ पर मेरे एक कुलीग है, सुधीर कटियार। हाँ जी। छाया है, हाँ जी। अतुल है, हाँ जी। और आ, मदन जी हैं। अच्छा जी। और हाँ, वो भी आया है। हाँ, तो आप सभी को हम नमस्कार करते हैं। और जी, ये जय हिंद। और जैसे आप जय। लोग वहाँ पे लगे हुए हैं सर, वैसे ही हम लोग यहाँ पे अपनी तरफ से, ये हमारी आम आम आदमी पार्टी जर्मनी की टीम है वॉलंटियर्स की। हम लोग अपने जी हाँ। अपने हिसाब से, जैसे भी हम लोग काम करते हैं, तो टाइम निकाल के फोन कैंपेनिंग करना, एसएमएस कैंपेनिंग करना, या कभी कभी फंड रेजिंग करना, इस तरह की एक्टिविटीज हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइज। जी, जी हाँ। और जो हम अभी ये काफी एक्टिव वॉलंटियर्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ। और अभी जी, अभी हमने सर ये महाराष्ट्र के अंदर हमने किया था, ये फोन कैंपेनिंग किया था, और ये उनके लिए कुछ हमने फंड रेजिंग भी किया था। जी, तो ये महाराष्ट्र में जो चार कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एक तो नागपुर में अंजलि जी दमानिया, और जी, औरंगाबाद में सुभाष जी लोमटे, और वर्धा के अंदर डॉक्टर संग्राम पाटिल। जी। तो उसके अंतर्गत हमने ये प्रयास किया था, वहां फोन करके लोगों से ये हमने इनको वोट देने की अपील की थी। अच्छा, वहां एक दिक्कत थोड़ी थोड़ी सी ये आई थी, क्योंकि कि वहां पे क्या मराठी लोग बोलते हैं। जी, तो फिर उसके बाद अब हमने ये डिसाइड किया कि अब जैसे 17 को राजस्थान के अंदर इनके आप लोगों के इलेक्शंस हैं। तो जी, हमारी टीम से बात हुई, तो सब लोग चाहते हैं कि अब जैसे राजस्थान के अंदर भी हम आपको अगर कुछ हेल्प कर पाए, तो इट विल बी वेरी, जी, या इट विल बी आवर प्रिविलेज। तो सर मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट कि अगर आप थोड़ा सा अपना दे दें इंट्रोडक्शन, और जो आपका क्षेत्र है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें, क्या इश्यूज हैं वहाँ की, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और आपके उसके आपकी तरफ से उसके लिए क्या प्रपोज सॉल्यूशंस हैं। तो हम ये जो डिस्कशन, जो हमारा ये डिस्कशन है, उसको हम शुरू करें सर। जी हाँ, जी हाँ, अवश्य। हाँ जी। जैसा आप जानते हैं कि मेरा नाम तो नरेंद्र नरेंद्र गुप्ता है। और मैं शैक्षिक दृष्टि से चिकित्सक हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ। और पिछले 35 वर्षों से मैं ये राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जिसमें उदयपुर जो डिवीजन है, उस डिवीजन के अंतर्गत कुछ 4 जिले आते हैं। और उन 4 जिलों में प्रतापगढ़ करके एक जिला है जो कि आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी परिवार रहते हैं। तो मैंने 1979 से वहीं पर काम प्रारंभ किया था, एक छोटे से गांव के अंदर। और हमने एक वहां पर क्लिनिक स्टार्ट की थी शुरू शुरू में, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज, और एक कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम स्टार्ट किया था। आप आपको सुनाई दे रही है मेरी बिल्कुल आवाज? सर, बिल्कुल, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात। और फिर हमको लगा कि अगर हमको केवल हेल्थ केयर ही प्रोवाइड करनी है तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हेल्थ को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन पे भी हमको काम करना पड़ेगा। तो हमने सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की एक अप्रोच ली, और उसको लेकर के उनके लाइवलीहुड इश्यूज, उनके डिस्पैरिटीज और एट्रोसिटीज के इश्यूज, उन सब पे भी हमने काम करना शुरू कर दिया था। तो तब से अब तक मैं लगभग यही काम करता रहा हूँ। बीच बीच में जरूर मैं थोड़ा इधर उधर रहा। 3 साल मैं भारत सरकार की जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसमें सलाहकार था। एक वर्ष मैं एक स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान है यहाँ जयपुर में, वहाँ पर कुछ पढ़ाने का काम कर रहा था। करीबन 3 साल राजस्थान सरकार में भी एक कार्यक्रम था पूरे राजस्थान का, उस कार्यक्रम को भी मैंने देखा और संभाला था राजस्थान सरकार में नौकरी करके। पर मेरा अधिकतर समय प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, जो कि कॉन्स्टिट्युएंसी है, जिस कॉन्स्टिट्युएंसी से मैं अभी कंटेस्टेंट हूँ आम आदमी पार्टी का, उसी में ही गुजरा है। और हम लोग अभी मैं अधिकतर रिसर्च, ट्रेनिंग, प्लानिंग, इसी तरह के काम और एग्जीक्यूशन ऑफ फील्ड लेवल एक्टिविटीज,
इस तरह के ही कामों में अभी तक मैं रहा हूँ। कुछ काम इसके अलावा पॉलिसी प्लानिंग में भी मैं रहा हूँ, जैसे अभी 12th 5 ईयर प्लान इंडिया का जब बना तो उसकी मेडिसिन की पॉलिसी और फूड सिक्योरिटी की पॉलिसी, उस दोनों की जो लिए उन्होंने वर्किंग ग्रुप बनाया था प्लानिंग कमीशन ने, उसका भी मैं मेंबर था। इस तरह के कुछ कुछ चीजें रही हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। कुछ इधर उधर जाने का और वो भी मेरा मेरा रहा है अनुभव। मैं 1 साल हार्वर्ड में भी था। तो यही सब चीजें मैं करता रहा हूँ। और अब ये आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं यहाँ पर कंटेस्टेंट हूँ। तो यही संक्षेप में परिचय है। और जो चित्तौड़गढ़ लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी है, इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र तो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, 2 विधानसभा क्षेत्र उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, और 1 विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ जो नई जिला अभी बन गया है उसका है। और 18 लाख से ज्यादा यहाँ पर वोटर्स हैं, और लगभग 2200 यहाँ पर बूथ्स होंगे जहाँ पर पोलिंग होगी। तो यही सब इन ब्रीफ मैं आपको बतला सकता हूँ यहाँ के। और डेमोग्राफिक अगर हम डिविजन्स देखें कि क्या डेमोग्राफिक प्रोफाइल है इस कॉन्स्टिट्युएंसी की, तो बड़ी मिक्स प्रोफाइल है। इसमें काफी बड़ी संख्या में आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी के भी वोटर्स हैं, जाट कम्युनिटी के भी काफी बड़े संख्या में वोटर्स हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी के भी काफी वोटर्स हैं, फिर कुछ संख्या तक मुस्लिम परिवार भी यहाँ पर हैं। तो एक तरह से सभी तरह के लोग यहाँ पर हैं। फिर ये जो कॉन्स्टिट्युएंसी है, वैसे राजस्थान तो आप सभी जानते हैं कि इस देश का एक पिछड़ा हुआ सा राज्य माना जाता है इन टर्म्स ऑफ एनी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। चाहे आप शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, लाइवलीहुड प्रमोशन से संबंधित, क्योंकि राजस्थान का लगभग 2/3 एरिया एरिड एरिया है, डेजर्ट एरिया है, और बाकी जो 1/3 है वो 1/3 में थोड़ा इलाका फॉरेस्टेड है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं। और यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन है लोगों की 80% के, सॉरी नॉट 80%, ये कॉन्स्टिट्युएंसी में 80% रूरल है, पर ओवरऑल राजस्थान में 76% रूरल है। पर चित्तौड़गढ़ जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी है उसमें 80% रूरल पॉपुलेशन है, 20% अर्बन पॉपुलेशन है। और ये अर्बन पॉपुलेशन भी काफ़ी डिवाइडेड है। मतलब कोई भी बहुत बड़ा शहर नहीं है, चित्तौड़गढ़ इटसेल्फ भी काफ़ी छोटा ही शहर है, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, और यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे शहर हैं। वैसे ये इलाका इतना वायलेंस प्रोन नहीं है यहाँ पर। इट्स कंपैरेटिवली अ पीसफुल एरिया यहाँ पर इन जनरल जो हमारे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी पीछे है राजस्थान के और अन्य डिविजन्स के कंपैरिजन में भी। तो अब यहाँ पर लिटरेसी भी उस हिसाब से काफ़ी संख्या में कम है। उसके अलावा लाइवलीहुड की जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के, वो भी काफ़ी कम हैं। चित्तौड़गढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी में किसी भी तरह के कोई अच्छे क्वालिटी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस भी नहीं हैं। तो उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में वेज लेबर, अनस्किल्ड लेवल के वेज लेबर्स भी काम करते हैं। तो ये सब इस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर। और जो अभी भी जो लोगों का सोच का जो तरीका है वो काफ़ी ट्रेडिशनल है, बहुत ट्रेडिशनल है। और अभी भी यहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस भी काफ़ी हो जाती हैं एक दो तरह की कम्युनिटी में। फिर यहाँ पर अभी भी पर्दा प्रथा भी है यहाँ पर।
तो महिलाएं उस तरह से देयर लिबर्टी इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। तो इस तरह की सभी परेशानियां हैं यहाँ पर। काफी बड़ा इलाका ऐसा भी है जिनमें पानी की कमी रहती है। फिर काफी बड़ा इलाका ऐसा भी है जहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ सस्टेन्ड सोर्सेज यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो ये सभी परेशानियां यहाँ पर हैं। और पर उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग मतलब वेरी टॉलरेंट, वो इन सब डेफिशिएंसीज को टॉलरेट करके ही चलते रहते हैं। तो ये मैं संक्षेप में आपको बता सकता हूँ इस मेरे बारे में और इस क्षेत्र के बारे में और इस राज्य के बारे में। तो आपके कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछिए। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना विस्तृत इसका वर्णन किया, थैंक यू वेरी मच। और इसमें सर सबसे अभी तो जैसे ठीक है, हम इसमें जितने भी इश्यूज हैं तो डिटेल में बात कर सकते हैं। हम लोगों के मन में कुछ सवाल भी होंगे, लेकिन सर पहले सबसे पहला अहम सवाल ये है कि हम लोग आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। जैसे एक तो मेरी बात हुई थी छाया जी से कि एक तो हम आपके लिए फोन और एसएमएस कैंपेनिंग का कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जी और जितना भी हमारे से बंद पड़ता है वो फंड रेजिंग करके आपको उसको देने का प्रयास कर सकते हैं। जी जी लेकिन उसका चक्कर ये क्योंकि हमारी भी अंकल टीम अभी यहाँ पे नई नई बन रही है, तो सर जी हाँ उसके लिए क्या हम ऑलरेडी हमने कोई काफी फंडिंग हमने कुछ फंडिंग इकट्ठी करके हम लोग ऑलरेडी भेज चुके हैं महाराष्ट्र। तो जी दोबारा हम कितनी कर पाएंगे इसका प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन फोन जी। कैंपेनिंग और एसएमएस कैंपेनिंग तो हम बिल्कुल अपने जी जान से कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सपोर्ट होगा हमारे लिए। पर ऐसा है कि हमारे पास जितने फोन नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। हाँ जी। संख्या उनकी काफ़ी कम है। अच्छा हम जी। लोगों को यहाँ बार बार ये कुछ कंपनीज हैं जो कि ये बल्क एसएमएस और बल्क वॉइस कॉल एक्सेट्रा का काम करती हैं। हाँ जी। उनके पास बड़े बड़े डेटाबेसेस हैं। हाँ जी। हाँ जी। पर लेकिन डेटाबेस को हम लोग कैसे एक्सेस करें, क्योंकि वो उनके सीक्रेट डेटाबेसेस हैं नहीं, वो उसका भी जो है हमको इसमें अंकल। शेयर नहीं करना। इसके अंदर सर ये जैसे कुछ आम आदमी पार्टी के जयपुर के भी हैं वॉलंटियर, मेरी उनसे ये बात हुई थी। तो मेरे को ये सुनने में आया कि जैसे ये जो कुछ कंपनियां हैं जो ये नंबर बेचती हैं, वो कहती हैं कि उनके यहाँ सीधा है कि ये जो नंबर्स हैं, जी यू हैव टू पे फॉर इट एंड देन यू हैव टू बाय दीज नंबर्स। तो एब्सोल्युटली उसके एब्सोल्युटली। लिए तो हम भाई जैसे अब हमको तो ये पता ही नहीं कि भाई कितने में बिकता है नंबर, कि क्या उनको भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम उसको खरीदने का प्रयास करें और वो कल को कोई ऐसा कोई इलीगल चीज निकल जाए। तो उसका सही तरीका क्या है उसको नंबर्स को लेने का और उनको उसको यूज करने का, वो भी बहुत जरूरी है। तो इसका अगर आप कोई प्रयास करें तो हम तो थोड़ी बहुत फंड अंकल यहाँ पे हम रेज करने का प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, आप भी जो डेटाबेसेस उनके हैं उस तरह के डेटाबेसेस आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली में डेटाबेसेस तो हैं, ऑल इंडिया में बहुत जगह के डेटाबेसेस हैं। लेकिन जी ये जो डेटाबेसेस हैं, ये वो डेटाबेसेस हैं जो कि एक तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में लोग जुड़े थे उनके डेटाबेसेस हैं, फोन नंबर के, एसएमएस के। या एक इसका आम आदमी पार्टी का एक बीच में कैंपेन चला था कि मैं भी आम आदमी करके। तो उसके जी अंदर हाँ क्या है, बहुत लोगों ने अपने से चल के एसएमएस सेंड किए थे हम लोगों को जुड़ने के लिए। जी हाँ जी तो हम लोग क्या है, जो लोग ऑलरेडी ये शो कर चुके हैं डिजायर जुड़ने के लिए, हम लोग महाराष्ट्र में उन्हीं को कॉल कर रहे थे और ये अपील कर रहे थे कि जहां भी वो रहते हैं वहां पे उनके जो भी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं और जो उनका मोहल्ला गली मोहल्ला है, वहां पे आज पड़ोसियों कम से कम 10-15 परिवारों से ये जरूर रिक्वेस्ट करें कि जो उनके लोकल कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी के, उनको जितवाना है। तो ये काफी अच्छी मदद होगी। और उसमें हमारे पास भी ज्यादा संख्या के कॉन्टैक्ट्स तो नहीं है। लगभग 2000 लोगों के कॉन्टैक्ट्स हमारे पास हाँ जी हैं बिल्कुल। दो जिनके हजार भी, सेल फोन नंबर्स। हाँ जी बिल्कुल, 2000 ही बहुत हो जाएंगे। आप तो हमें ये 2000 भिजवा दीजिए ईमेल से, और हम तो इसी पे जी लोगों से फोन कर करके रिक्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। जी सेटल, ये तो बिल्कुल आराम से किया जा सकता है। हाँ जी। हालांकि उसमें काफी नंबर ऐसे भी हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं, पर फिर भी मेरे को लगता है लगभग 1000 से 1200 फोन नंबर्स तो सब अलग अलग ही होंगे। हाँ आई जी। थिंक ऐसा।
और ये सर जो ये आप बता रहे हैं 2000 नंबर, ये आपके वॉलंटियर्स हैं या वहाँ की जनरल पब्लिक है, क्या मतलब इनका है? ये जो ग्रुप है ये हाँ, किन किन लोगों का कुछ है? ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा हुआ था कि जब लोकसभा के चुनाव के लिए अनाउंसमेंट हुआ, उस समय आम आदमी पार्टी ने ऑनलाइन नॉमिनेशंस रिक्वेस्ट किए थे। और मैं हूँ आम आदमी, ये दो जो हाँ जी, कैंपेन्स हुए थे, हाँ जी, नॉमिनेशंस जब उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे, हाँ जी, तो काफी पोटेंशियल जो अप्लाई जिन्होंने किया था नॉमिनेशंस के लिए, तो हाँ उसमें जी, एक ये कंडीशन थी कि वो मिनिमम 800 लोगों को मेंबर्स बनाए, उनके नाम, उनके सेल फोन नंबर्स एटसेट्रा वो सब रखे। हाँ तो जी। एक तो डेटा उससे जनरेट हुआ है। हम्म, अ, जिन व्यक्तियों ने नॉमिनेशंस के लिए अप्लाई किया था, हम्म। और दूसरा मैं हूँ आम आदमी जो कैंपेन है उस वो भी एक दूसरा सोर्स है। तो ये हाँ जी, दो ही सोर्स हैं जिससे कि ये सारे के सारे डेटा जो है, जो डेटाबेस है कॉन्टेक्ट्स का, वॉलंटियर्स का, वो है इसमें। हाँ जी। ठीक है सर, अगर जैसे आप ये जो भी नंबर है अगर हमें हमें भिजवा देते हैं, तो हम अपने स्तर पे जो भी हमारे यहाँ की वॉलंटियर्स टीम है उनसे भी करेंगे रिक्वेस्ट, हम सब लोग जुड़ के जितने कॉल्स आपके लिए कर सकें वो हम जरूर करेंगे। और फोन तो करेंगे करेंगे, अगर आपको जितने और नंबर मिलते मिलते जाते हैं आप हमें भेजते जाइए। हम एसएमएस कैंपेन भी शुरू कर देंगे। एसएमएस में क्या है, हम ज्यादा कर सकते हैं एसएमएस। फोन में तो क्या, एक फोन के अंदर कम से कम 2-3 मिनट लग जाता है किसी को समझाने में, बात करने में। जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी, जी हाँ। ये है। एक तो ये चीज़ है सर हमारी तरफ से। दूसरा एक हम ये कर सकते हैं सर कि जैसे आप लोगों के वहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं, ग्राउंड वॉलंटियर्स, वो अगर जैसे कभी 2 दिन में एक बार, अभी तो खैर टाइम वैसे ही बहुत कम रह गया है, फिर भी जैसे अगर कभी 2 दिन में एक बार उनसे हम बात करके उन्हें मोटिवेट करके और अच्छे से कैंपेनिंग में लगा सकें, तो एक हम अभी ये भी कर सकते हैं सर। जी, जी। हाँ जी, बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा सहयोग होगा सब हमारे लिए। हाँ जी। निश्चित रूप से अगर ये किया जाता है तो जरूर जो हमारा ये कैंपेन चल रहा है उसमें और सपोर्ट मिलेगा। अच्छा बिल्कुल। सर। जी। अच्छा, ठीक है सर, तो इस पे हम लोग काम करेंगे। अच्छा सर, मैं एक बार सबसे पूछ लूं कि अगर किसी किसी भी वॉलंटियर को, किसी भी फ्रेंड को अगर कोई मन में कोई सवाल पूछना है, ऐसा कुछ है, तो वो पूछ सकते हैं। जी यू आर हाँ। मोस्ट वेलकम। जी। हेलो, क्या आप Can I सब लोग? ask can I हाँ ask जी, a question? यस मैडम, प्लीज गो अहेड। I just wanted to thank Dr. Narendra Gupta for a wonderful write-up about him and थैंक what all he is doing there. And firstly, I'd like to thank you on our behalf because you are fighting for us. And whatever we can do from here, definitely, like you have been told, through telephone calls and SMS messages. I have a क्वेश्चन कि आप कैंपेन इतने महीनों से कर रहे हैं, आपका क्या इम्प्रेशन है कि राजस्थान में लोग, आपका क्या उसका क्या इम्प्रेशन है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को? और जैसे बड़े तादादों में दिल्ली में और बाकी हरियाणा में तो बहुत ही ज्यादा है उसका, और हमको वो उसके इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। पर आपका वो राजस्थान में या जहाँ पे आप चित्तौड़गढ़ में कर रहे हैं, वह आपका क्या इम्प्रेशन है वहाँ के लिए? Ma'am, I should let you know that there is a tremendous response. There is lots of undercurrent. Of course, not too many people are coming forward openly to support this organization, but whenever you meet them individually or in a small groups, तो आप देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग दे शो देयर एंथुसियाज्म एंड देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स दिस पार्टी। और काफी उत्साह है, एंड स्पेशली इन यूथ तो काफी उत्साह है। बट टू क्वांटिफाई इट इनटू नंबर्स विल बी टू डिफिकल्ट फॉर अस, बिकॉज आप जानते हैं कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इज अ वेरी बिग एरिया। 18 lakhs से भी अबव वोटर्स हैं इसमें। 8 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। तो ये तो थोड़ा सा क्वांटिफाई करना तो मुश्किल है, पर we all the time, whenever we go in villages or even in towns for that matter, we get very good response. Or especially this cap which we all put on all the time gives a very distinct appearance, Definitely. and
immediately they identify us and then show lots of interest. I went to one village in morning today, और एक व्यक्ति ने just he saw a part of us and then he was eating food and all of a sudden he left on the food and came and rushing कि साहब मैं तो आपके लिए इंतजार कर रहा था. Wonderful. तो you find कि बहुत interest है लोगों में. They are putting lots of hopes on this party. पर राजस्थान में अभी तक ट्रेडिशनली कांग्रेस और बीजेपी बस ये दो ही पार्टीज रही हैं यहाँ पर. That's So most of the people who think about politics or have any interest in politics, they have divided themselves into between these two parties. तो अभी उनके लिए आम आदमी पार्टी, ऑफ कोर्स दे रीड अबाउट इट इन न्यूज़पेपर्स एंड दे सी मिस्टर केजरीवाल एंड अदर मेंबर्स ऑफ आप इनटू in televisions, तो वो had generated lots and lots of interest in them. Wonderful. Good. Thank you. Thanks. Yeah. किसी और को अगर कोई सवाल पूछना हो, और कोई वॉलंटियर अगर if you have any queries, any questions regarding the policy or any manifesto question or any local issues, you're most welcome. Please go ahead. अच्छा सर, मेरा एक सवाल है और दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि सर जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर एक बहुत ही पॉलिटिकली भी और सोशली भी जो सेंसिटिव इशू है वो है रिजर्वेशन. जी. तो ये मतलब ये इशू इतना डिवाइसिव है कि मतलब कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ये ट्राई करते हैं कि जहां तक हो सके कि इससे दूर रहा जाए, वरना लोगों की जो लॉयल्टीज हैं दे डिवाइड वेरी फास्ट ऑन दिस इशू ऑफ रिजर्वेशन. तो इसकी आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, इसके अंदर सो फार आई हैव सीन, इसके अंदर जो इनका बेसिक इन्होंने दिया है कि दे सपोर्ट वन फैमिली वन रिजर्वेशन पॉलिसी. ऐसा सॉरी से हाँ, वन फैमिली वन रिजर्वेशन. हाँ जी. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो इशू है वन फैमिली वन रिजर्वेशन, इसको क्यों नहीं इतना प्रमोट किया गया? क्योंकि जैसे ये जो इशू है ये बहुत मतलब इट इज वेरी रेलेवेंट टू द इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशल सिनेरियो. तो ये मेरा आपसे सर क्वेश्चन है. जी नहीं, अनडाउटेडली आप देखिए कि ये तो एक अपने आप में बहुत ही दुखद चीज है कि मतलब इतने साल हो गए देश को आजाद हुए और रिजर्वेशन के सिस्टम को चालू रखते हुए सोचा तो ये गया था कि 30 साल के बाद ही रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी, पर अभी भी स्थिति तो काफी कमजोर है. अगर रिजर्वेशन आज हटा दिया जाए, अफर्मेटिव एक्शन को आज हटा दिया जाए, तो आप ये मानिए कि काफी बड़ी संख्या में जो अभी एक्सक्लूडेड कैटेगरी में है उनको तो कोई अपॉर्चुनिटी लगभग मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अभी कि मेरा बेटा है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है. तो उनका 172 मार्क्स आउट ऑफ 400, दैट वाज द लास्ट कट ऑफ फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट. It was 68, and for children from the ST community it was even -18. तो आप ये देखिए कि बेस्ट स्टूडेंट जो हैं शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल टाइप से, वो बेस्ट स्टूडेंट की भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको कट ऑफ के नजदीक आ सके. तो बहुत बड़ा गैप है. Big gap exists even now between the socially excluded community and the rest. बिल्कुल सर, you are absolutely right कि जैसे इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज भी हमारे देश में there is discrimination on the basis of caste, on the basis of economic status. लेकिन सर my limited point is कि जैसे एक तो जो ये आरक्षण है किसको दिया जाए और किस स्टेज पे दिया जाए और कितना दिया जाए, मतलब this has to be decided. For example, मान लीजिए कि मैं एक बहुत गरीब बच्चा हूँ, मेरे को बचपन में अच्छी मिली नहीं एजुकेशन,
तो मान लीजिए 20 साल तक मेरे को अच्छी मिली नहीं एजुकेशन, मैं वो सरकारी स्कूलों में गया, वहाँ की हालत हम सबको पता ही है। जी तो अब 20 साल बाद मेरे को जो मेरे पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, तो आई कांट क्लेम कि भाई लेट मी गो इनटू आईआईटीज, मेरे पास तो बेसिक एजुकेशन ही नहीं है, मैं कहाँ से आईआईटी में जाके भी क्या करूंगा। जी हाँ। उसके लिए मे भी ये हो सकता है कि मे बी द गवर्नमेंट कैन से भाई इंडिया में इतने कोचिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, वहां पे यू कैन गो एंड स्टडी फॉर 3 years or for 5 years and we will fund you there, something like that. This is so the one limited point is कि किसको दिया जाए, कितना दिया जाए और किस स्टेज पे दिया जाए. मे बी दिस should also be a part of the policy of reservation of आम आदमी पार्टी, क्योंकि सर बाकी जो पार्टियां उनसे तो भी cannot expect कि they will provide certainly, बिल्कुल, और उनसे तो तो ये जो जस्टिस की बात है, न्याय की बात है कि जिसको जिस आधार पे जिसके साथ भेदभाव हो रहा है उसको उसी आधार पे उसको हेल्प की जाए. अगर कोई गरीब है तो पैसे देके, अगर या मौका देके, पर लेकिन इट शुड बी टारगेटेड, इट शुड नॉट बी जनरलाइज कि भाई सबको आरक्षण है, इस कास्ट में सबको आरक्षण है, भले ही उस कास्ट के अंदर कितने अमीर लोग भी हैं, कितने पढ़े लिखे लोग भी हैं. तो दिस इज जस्ट वन लिमिटेड पॉइंट. हाँ, नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि इस बेसिस पे होना चाहिए कि उनको इसकी आवश्यकता है कि नहीं है रिजर्वेशन की. अगर उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता है, जैसे आप देखिए कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, जैसे बहुत बड़ी संख्या में अभी भी ऐसे हैं जिनके माँ बाप अनपढ़ हैं, और आप उनसे ये उम्मीद करें उनके बच्चों से कि वो उन बच्चों के साथ कॉम्पीट कर लें जिनके माँ बाप बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिखे हैं, मदर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या इवन कंप्लीट स्कूल एजुकेशन कंप्लीट की है. वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो जिस तरह का माहौल चाहिए आपको एक लिटरेट एनवायरनमेंट में आप बढ़े आगे, वो अभी भी हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को उपलब्ध नहीं है. मैंने लगभग सारे समय उन्हीं परिवारों के साथ काम किया है जो माँ बाप अनपढ़ हैं, उनके बच्चे भी बहुत कम ही लेवल तक एजुकेटेड हैं. हम लोगों ने स्कूल भी चलाए उस एक समय पे. वो स्कूल मुख्य रूप से इसीलिए चलाए क्योंकि बच्चों को एक तो एजुकेशन अवेलेबल नहीं, और दूसरा अगर जो भी अवेलेबल है उसकी क्वालिटी इतनी पुअर है. आप बहुत बार ये रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं, कई तरह की रिपोर्ट्स आती हैं. एक बड़ी अच्छी सी रिपोर्ट आती है असर के नाम से, और उसमें वो लर्निंग लेवल्स को चेक करते हैं कि 8वीं के विद्यार्थी से एक जो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ लर्निंग है वो कितनी है उसकी. तो सरकारी स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं, और ख़ास तौर से जो रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके लर्निंग लेवल्स तो काफ़ी पुअर रहते हैं, बहुत पुअर रहते हैं. तो उनमें से 100 बच्चों में से कोई 2 बच्चे भी अच्छे निकल जाएं तो अभी तो ये समझा जाता है कि बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है. तो और ये सब का एक कारण ये भी है कि जो सरकारी जो खर्च है शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि मैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करता हूँ ज़्यादा, तो वो अभी भी बहुत कम है. और चूंकि इतनी कम राशि में गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध कराना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना बहुत कठिन है. तो और फिर उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार है वो, और उसमें जितना भी जो छोटा है वो भी खत्म हो जाता है, जितना कम एलोकेशन है वो भी, उसमें से भी आधा एलोकेशन का ही यूज होता है. तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू हैं जिनके ऊपर हमको बहुत क्लैरिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि हम कैसे ये एक तो भ्रष्टाचार मुक्त हो, और दूसरा जितना पैसा लगाया गया है वो और उससे ज्यादा पैसा खर्च किया जाए. और रिजर्वेशन का इशू भी उससे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारे बच्चे जिनके लिए रिजर्वेशन अभी है वो सारे ऐसे जो कि पब्लिक सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में ही उनके लिए उम्मीद है, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन उनके लिए उपलब्ध कराना बहुत कठिन है, और गांवों तक क्वालिटी प्राइवेट एजुकेशन ले जाना भी उतना आसान काम नहीं. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स. अगर किसी और के पास भी कोई सवाल है, अगर कोई पूछना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम. मेरे पास मुझे कुछ पूछना है रिगार्डिंग रिजर्वेशन ओनली. आपकी आवाज थोड़ा और करनी होगी साहब. जस्ट अ मोमेंट, हु इज स्पीकिंग? This is Anurag. Yeah, okay, Anurag, please go ahead. I just have a point and a question regarding reservation only, continuing with the last question.
Yes, please. I'll not comment on anything on the reservation at school level, colleges level. We have enough rationale behind giving certain segment of population the reservation. But recently, Congress has bought a bill which is currently not passed to provide reservation for SC/ST classes in the private sector jobs, and they even recommended that even for the promotion, they might be considered for reserve. There might be certain reservation for those categories. So I just want to ask, what is the view of Aam Aadmi Party to provide the reservation to that an extent that even after completing all the education and providing reservation throughout the education, and once a person land up in the job sector on its own, even then he or she is supported by the reservation throughout rest of their life. Uh, Um, are you finished, or is there some yeah, thought? that's it. So just want to have a comment on Okay. this procedure. So Dr. Gupta, did you hear the whole question? आपने क्या वो सुना पूरा सवाल? नहीं, मैं बहुत क्लियरली नहीं सुन पाया। आपकी आवाज ही सबसे साफ आ रही है। तो अच्छा, अगर आप can in brief tell me what exactly was his question, then I'll try my best to respond to it. I think this is question from Mr. Anurag. He is trying to ask that recently Congress has perhaps made such kind of a policy, or has given some suggestion to implement uh, reservation also in the private sector and private industries. So उनका ये सवाल है कि उस बारे में आपका सर क्या आपका what's your take on this issue, sir? See, my understanding is that reservation is required to provide jobs to people from that community who otherwise cannot compete in general. और उसमें SC/ST community in large of course is one such social segment. तो अगर प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है साहब, मैंने देखा है कि मतलब जो भी हैं उनको सबको क्वालिफाई एग्जाम तो क्वालिफाई करने ही होते हैं। जैसे कि रिजर्वेशन मिला MBBS करने के लिए, रिजर्वेशन मिला पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, पर उनको MD करना ही पड़ेगा, MS करना ही पड़ेगा और उतने ही मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि MD और MS कर रहे हैं या MBBS हेलो Hello. Yes, sir. Please go ahead, sir. Please continue. हेलो Hello. या तो आप देखिए कि उसमें अगर 50% इज द पासिंग मार्क्स, देन दे हैव टू सिक्योर 50% मार्क्स इन ऑर्डर टू पास MD MS MBBS और B फॉर दैट मैटर, जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन इज ओनली टू द एक्सटेंट दैट दे कैन एंटर इनटू इट, पर एक बार वो अगर एंटर हो गए तो उनको वो तो करना ही होगा। अब रहा बात प्राइवेट सेक्टर में, तो इफ प्राइवेट सेक्टर also could create some jobs which can definitely be allocated or reserved for people from socially excluded community, it will enhance job options and opportunities to SC/ST community. ऐसा मेरे को लगता है। तो ये इट्स नॉट अ बैड आइडिया altogether. It's something which is in the direction of ensuring more and more jobs for people from a socially excluded community. So it should be explored. And how could that be explored? Like, I understand that Tatas have such policy already there in many of their outfits where they allow affirmative action. ये सर हमको ध्यान नहीं था कि ओके yeah, I think this will perhaps can be done by the private corporations themselves कि वो अपने यहाँ ऐसे रखें standard कि जो भी Right. quality है that should not be compromised as much as possible. Right. Certainly. Otherwise, then the basic objective of providing employment will be lost. Yes, I Absolutely. mean we can provide means to prepare the
disadvantaged candidates in the field of engineering and medicine. But whoever is the person from whichever caste, he should be with the qualities. ताकि अगर वो बन के निकले तो वो he is of some use to the country and the society. True, very true. I fully agree with this. Yeah. Okay. Any more questions? किसी के पास और कोई question? I think Karthik has a question. Karthik, can you hear me? Karthik? Hello, can you hear me? Yeah, please go ahead. हाँ, पहले तो बेस्ट ऑफ लक आपको इलेक्शन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। ओके, और थैंक यू कि आप चेंज के आप चाहते हैं कि कुछ चेंज आए और बेटर इंडिया बने, उनके लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन लोकली है कि आपने अपना वहाँ पे लोकल मैनिफेस्टो बनाया है? जी, आप दोबारा से बताएंगे क्या आपने कहा? आपने जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैनिफेस्टो बनाया है? हाँ सर, इनका he is trying to ask if you have prepared a local manifesto and through what procedure? हाँ, बहुत डिटेल में तो मैनिफेस्टो नहीं बनाया है, पर in brief, of course, we have listed the issues and the problems of this area and what is our approach to deal with them. Okay, okay. तो like if we have that copy of that whatever you have, whatever points you have listed out, and it would be helpful to us when we do calling campaign or when we talk with someone in your constituency. Yeah. Certainly, we'll certainly be mailing it to you. Yeah. Okay. Thank you. Any more? I think Rahul has a question. Rahul, would you like to go ahead? Hello, can you hear me? Yes, maybe perhaps a bit loud. Okay, sir, I have a question about the candidate selection procedure. I mean, it's a long way to go. Was it fair? Is it robust, the system? I mean, do you think there are improvements which can be done? I mean, you are selected, so I don't know what your response would be, but could you tell that are we in the right direction in terms of candidate selection procedure? Are there fallacies? Are there problems which have to be improved? I have very limited knowledge about it, but what I could tell you is that there was every attempt to have a very robust and very transparent system of selection of candidates. And most of the candidates, as I understand, have been chosen on the basis of certain merits which they possess as far as their work in in community, society, their overall perspective on how this country should be shaped, their contributions. I think a lot of these different dimensions have been explored before selecting candidates. But I also understand that since the time available was too little, there wasn't enough time available to go through a process where all potential candidates could pass on through a process of selection based on the consensus emerging in their constituencies. That I don't think had happened to the extent that it should be, because ideally, if our democracy to deepen and the principles of democracy are used, then the entire process should start from neighborhood to higher levels, and there should be a system of selection from most peripheral unit and peripheral level to the level where a person is required to contest an election of Lok Sabha. So that perhaps has not happened because of the non-availability of sufficient time. But as I understand that, as I know, at least 5 of my
good friends are contesting elections as candidates of AAP from different parts of the country. So, and I've seen them, working for the community all their lives. So that factor has been always been, ensured as far as I understand. Okay. Another short question. Why is Arvind not coming to Rajasthan? Is there some plan already? Not as yet. Not as yet. He hasn't come to Rajasthan at all, except that he visited Jaipur once for a brief meeting. Besides that, he hasn't come for campaigning. We have been asking if he could find time to come to Rajasthan, but since he is now contesting election from Varanasi, so and then against a giant, so he has to put in lots of efforts there itself. But we are trying our level best to get him in Rajasthan. But Mr. Gopal Rai did come. He came here on 8th of August, or 8th of April, and we had a rally and a public meeting. And Mr. Shahnaz Hindustani also came on 7th of April, and we organized two programs with him in two different towns. Yeah, that's it from me. Thank you, sir. किसी के पास और कोई क्वेश्चन है? Does anyone have any more questions? Hello, सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? Yeah, I can. Sorry. Hello. Hello. Yeah, Hello. I Yeah. would like to ask one question. If none of the okay, all of you. Yeah. Yes, please go ahead. Yeah. Yeah. So okay, we understand like we have a less resources, and we have less funds, as a in app. So can you tell us means are there some innovative ways which you are using, and we would like to know like what are your main हाँ जी, ये आपका what are the main challenges you face now when you do campaigning or means to do any political function or means action, like what are the challenges you face, and how we can help you in that challenges which you face as a candidate. I couldn't hear you very clearly, but are there any innovative means that you are using for campaigning? yeah, within these limited resources, we are trying our level best to maximize our actions. So we are trying to use. I won't say they are very innovative ideas or innovative activities. Uh, One of the things which we are doing is to, of course, going and meeting people in villages. I am little fortunate for that matter that we have roughly around 2,200 villages in this constituency. Out of that, I must have gone to at least 1,100 or so villages for one reason or the other, and we had some contact once upon a time, at least in all of these villages, about 1,100 and so. So we are trying to, uh, revitalize and sort of uh, reconnect ourselves with our contacts in these villages, asking and requesting them to, think about this party and undertake some activities. So, जैसे झाड़ू यात्रा is one such activity which we have been trying to, encourage in all different places. And social media, of course, is one which we are making best use of, because even in villages now you find that uh,
a lot of youngsters, youth especially, they are hooked to social media. So we are also making good use of that, and we have created a Facebook page for it, and likewise. Also request them to like it. And then of course request them to like it. This is what Chaya is prompting me to say. This is also a request to all of you to like our Facebook page, Aam Aadmi Party Chittorgarh. If you all can like it and also circulate it amongst your friends in Germany and in India, it would be great. Okay. Is there anything else that anyone wants to discuss, or I think it's been it's been already we have taken Dr. Gupta's enough time. So अगर किसी के पास और कोई सवाल नहीं है तो या सवाल तो बहुत हैं. Yeah, so madam, please go ahead. Because you see, every constituency, every state has its own manifesto. I can imagine that. But the problems are so varied, and some have similar problems. Like for instance, there's a infrastructure problem in the country or everywhere, be it Rajasthan or Gujarat or Delhi or Haryana for that matter. How are you going to coordinate with others about this manifesto, the points, the priorities and all that? What priorities are you setting? Because we have a school problems, we have education problem, we have varied problems. How are you going to coordinate? What are the priorities? Of course, in terms of prioritizing in social sector, especially education, health, even for that matter, livelihood. Now the priority is essentially to see that whatever allocations are made by the state, by the government, they reach out to them in full proportion and with efficiency and with quality. And for that, of course, the infrastructure is one part to be developed and very essential part for it. Then the skilled human resource is another very big issue. I have worked in the area of health all my life. I have seen that the overall skills of healthcare providers of all different categories are not up to the expected level, and there are always requirements of their retraining and then further retraining and those kind of things, and still then you find them not to the level of a skill. Like I'm sure you must have heard that Narayan Murthy had said that only 35% of the total number of engineers in India are employable as engineers. So remaining 65% engineers are, can't be called as engineers essentially because they don't have those education and skills of engineers. So the same thing applies in other areas as well, whether it is agriculture or medicine or any other scientific activity to be carried out. So that's another challenge which we have. But nonetheless, I would say that India has all the potential to grow. The only thing is that something is required in terms of firm determination and an honest and efficient system of governance. Yeah. And that honest and efficient system of governance, once with clear perspective and policies, certainly can bring change in India, including the growth of infrastructure and also of other social sector activities. So we should means it's not something for which something very drastic is required. It's more a firm determination in the policies. I have worked in, as I said, that I have worked briefly as advisor to the Government of India in Ministry of Rural Development. I've seen that it's always possible that you could
find a space for yourself to do your work with lots of efficiency and determination. So that attitude have to. Excuse me, excuse me, sir. I'm sorry. I would just like to interrupt you for a moment. Actually, ये आप कोटा के भी जो जैन साहब हैं वो अपने साथ जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये इसमें क्या है, ये हैंगआउट दिखा रहा है, हैंगआउट इज फुल, उनका दिखा रहा है ये. तो अगर if anyone knows कि how to add more people, yeah, would you please like to share? You can't, so somebody has to leave. Okay, so yeah, so then yeah, somebody can be me. No, we would actually like to hear you more, sir. So I don't know if somebody else would like to. I can leave, no problem. Give others a chance. Okay, ये कमल जी मैं I'm sorry, हम आपसे फिर जुड़ेंगे. आप please. No problem. I can join later on. हाँ जी, आप जाइएगा नहीं. हाँ जी, आप जाइएगा नहीं, आप वहीं रहेगा. हम आपसे फिर जुड़ते हैं अभी. ठीक है, okay. हाँ जी, thank you. Okay, no. हाँ जी. Thanks a lot. हाँ जी. Thank you very much. Oh, thanks a lot. In fact. और नहीं सर, आपको तो जैसे अगर किसी को if anyone has more questions, yeah, please go ahead. I mean, yeah, if hello, can everyone hear me? Yeah, I can hear you very clearly. हाँ जी, अगर किसी के पास और कोई सवाल है तो yeah, you can. Okay. I just have not a question but suggestion. Param. Yes. Param was saying me that okay, that you people have a numbers. Yeah. So if you want, we can create one. Means we can study little bit background of the candidate in your constituency. So we can create one comparison chart, and means we can send it to means nowadays like if you have a number, there are many people who are on WhatsApp, so we can send them that comparison chart which can guide them, like and which can give information about you, means that okay, what are your strong points and why they should vote for you. So that in that way, that is the one way which we can help you. So as Param was saying me that you have the database for the numbers. Yeah, we have a small database certainly which we can share, and what you have been proposing will be a big support. हाँ, तो इसका सर आप देखिएगा कि जितना जल्दी हो सके ना वो नंबर, अगर हमको 1,500-2,000 नंबर भेज सकें तो हमारी जो वी ऑल वॉलंटियर जो है, हम लोग इसको शुरू कर देंगे आज से या कल शुरू कर देंगे उसको, क्योंकि टाइम बचा नहीं सर. हमको अभी तुरंत ही आपको भिजवा देंगे. तो ये है. और या सो सर, आई थिंक या दिस इज अबाउट टाइम नाउ. आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू कि आपने अपना कैंपेनिंग से टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास किया. हम लोग आगे भी सर प्रयास करेंगे, चुनाव तक तो काम करना है, उसके बाद भी जुड़े रहें और इस संगठन को आगे और बढ़ाया जाए सर. जी हाँ. अभी तो ये एकदम दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द बैटल. अभी तो आगे ये बहुत लंबी चलने लड़ाई. हाँ जी. तो अभी तो हमारे पास ना संगठन है, ना पैसा है, ना टाइम है. तो ये सारी चीजें सर, दीज थिंग्स मैटर. तो अभी तो जितना हमारे पास है उतने से हम करते हैं सर, और आगे वी विल स्टे इन कांटेक्ट और हम इसको आगे और बढ़ाएंगे सर. जी हाँ, बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद. सो आई कैन साइन आउट नाउ. नो या थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. To you and thanks for serving the country. Yeah, it's our pleasure, sir. Thanks. This is something very encouraging and your support is very important for us. Thank you, sir. Okay. Thank you very much. So I am signing out now. Thank you to all. Yeah. Zindabad. जिंदाबाद. जय हिंद. हाँ जी. तो सो ये थे डॉक्टर गुप्ता जी. काफी अच्छा इनसे डिस्कशन रहा. और अभी ये एक कोटा से वो ट्राई